Hello students, welcome to Galaxy Classes. This is आश्रय पाराशर. स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि पहले तो इस सेशन का पर्पस क्या है. इस सेशन के माध्यम से हम स्टूडेंट्स को बताना चाहते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में करियर की क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है. दूसरा, अगर बैंकिंग सेक्टर की प्रिपरेशन हम करें तो क्यों करें. और तीसरी बात ये रहेगी कि अगर हमने प्रिपरेशन को स्टार्ट किया तो उसको किस तरीके से लेके जाना है ताकि हम सिलेक्शन पा सकें. इस सेशन में हम लोग बात करेंगे रीजनिंग की भी, कि रीजनिंग में किस तरीके से हमें प्रिपेयर करना है. पूरे सब्जेक्ट की हम लोग एनालिसिस करेंगे और एक छोटा सा टॉपिक देखेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे. सबसे पहले तो मैं बात कर लूं बैंकिंग सेक्टर में करियर अपॉर्चुनिटीज की. स्टूडेंट्स, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि जो बैंकिंग के एग्जामिनेशन कराती है वो संस्था है IBPS, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सर्विसेज. आपको मैं बता दूं कि ये पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग ऑर्गेनाइजेशन है वैकेंसीज को फिल करने के मामले में, जो हर साल अपने एग्जाम कंडक्ट कराता है और हर साल वो सारी वैकेंसीज को फिल करता है और पोस्टेड करता है स्टूडेंट को, अगर वो सिलेक्टेड होते हैं तो. अभी तक ऐसा नहीं हुआ है IBPS का कि 8-10 साल से वो एग्जामिनेशंस करा रहे हैं और कभी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी एक साल में IBPS ने अपनी वैकेंसीज को नहीं निकाला हो. हर साल IBPS वैकेंसीज को फिलअप करता है और आपको मौका देता है एग्जामिनेशन में बैठने का और तैयारी करने का. चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि एक साल में IBPS कितने एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है और आपके पास कितने मौके मिलते हैं, कितने चांसेस होते हैं सक्सीड होने के लिए. चलिए, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हमने लिखा है अपॉर्चुनिटीज इन बैंकिंग सेक्टर. तो सबसे पहला जो नाम आ रहा है IBPS PO. IBPS एग्जामिनेशन कराता है PO और क्लर्क के लिए, और एक कराता है RRB, जिसको हम लोग बोलते हैं रूरल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स. उसमें भी PO और क्लर्क के एग्जामिनेशन होते हैं. ठीक है. तीसरे और चौथे नंबर पे लिखा हुआ है SBI PO एंड SBI क्लर्क. ये इंडिविजुअल एग्जामिनेशन होते हैं. मैं जरा इसको डिस्क्राइब कर दूं. IBPS ऑर्गेनाइजेशन इन 4 एग्जाम्स को कंडक्ट कराता है हर साल, एवरी ईयर. इन 4 एग्जाम्स में ये दो जो IBPS PO और IBPS क्लर्क हमने लिखा हुआ है, ये एक्चुअल में इनको बोला जाता है CWE POMT. जितने भी इंडिया के अंदर नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, जैसे कि PNB हुआ, कैनरा बैंक हुआ, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक और बाकी बहुत सारे जो नेशनलाइज्ड बैंक हैं, अब तो कुछ मर्ज भी कर दिए गए हैं, तो उन सारे बैंक के लिए PO का एग्जाम सेपरेटली कराते हैं. उसके बाद क्लर्क का एग्जाम, यानी कि PO की वैकेंसी आएगी, क्लर्क की वैकेंसी आएगी, इन दोनों को वो फिलअप करते हैं. दूसरा एग्जाम IBPS जो कराता है वो होता है रीजनल रूरल बैंक्स का, जिसमें PO का एग्जाम होता है, साइमल्टेनियसली उसमें एक और एग्जाम कराते हैं RRB क्लर्क का भी, जिसमें क्लर्क की वैकेंसी फिल होती है. वैकेंसीज की बात कर लें तो IBPS क्लर्क और IBPS PO दोनों में ही अच्छी वैकेंसी आती है. ऐसे ही ग्रामीण बैंक में भी अच्छी वैकेंसी आती है, जिसमें आप आसानी से फाइट कर सकते हो और इसको क्लियर कर सकते हैं. जो ये लिखा हुआ है SBI PO और SBI क्लर्क, ये IBPS से थोड़ा सा अलग है क्योंकि ये अपना एग्जामिनेशन खुद कंडक्ट कराते हैं, लेकिन एवरी ईयर इनका एग्जामिनेशन होता है. SBI PO, SBI क्लर्क, इन सबका एग्जामिनेशन पैटर्न एक ही पैटर्न होता है. ठीक है. अगर हम लोगों ने तैयारी करना स्टार्ट किया तो सबसे बड़ी बात तो ये जानने वाली है कि हम एक ही पैटर्न के 6 एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं. एक ही पैटर्न के 6 एग्जामिनेशंस के लिए तैयारी कर रहे हैं. तो इसका मतलब है हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं. एडिशनल जो एग्जामिनेशन होते हैं और जो इसी पैटर्न पे कराते हैं वो होते हैं एक RBI असिस्टेंट और RBI ग्रेड B का एग्जाम भी होता है. ये जरूरी नहीं कि हर साल निकले, लेकिन हाँ अल्टरनेट एवरी ईयर वो अल्टरनेट तरीके से निकालते रहते हैं, एक साल बाद निकलता है. तो एक तो ये हमें एडिशनल एग्जामिनेशन मिलता है. दूसरा LIC AAO और LIC असिस्टेंट, ये एग्जामिनेशन भी हमें मिलते हैं, AAO एंड असिस्टेंट. ये भी हमें हर साल देखने को मिल जाते हैं. बाकी नाबार्ड भी निकालता है अपना एग्जामिनेशन, अपना रिक्रूटमेंट. एक होता है PGDBF, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस. इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज कम होती है स्टूडेंट्स को, इसको भी जरा हम लोग समझ लेते हैं कि ये भी क्या है. PGDBF यानी कि
पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। ये एग्जामिनेशन कुछ स्पेसिफिक बैंक कराते हैं, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा भी इसको कंडक्ट कराता है, फेडरल बैंक भी कंडक्ट कराता है, आईसीआईसीआई बैंक भी कंडक्ट कराता है। तो ये बैंक क्या करते हैं कि एक एग्जामिनेशन कराते हैं पीजीडीबीएफ के लिए, अपना खुद का रिक्रूटमेंट निकालने के लिए पीओ का। उस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के बाद स्टूडेंट्स को मौका मिलता है 1 साल का एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करने के लिए बैंकिंग एंड फाइनेंस में, जिसकी इंस्टीट्यूट है नोएडा और बेंगलोर में उनका इंस्टीट्यूट है। 1 साल का ये फाइनेंस का कोर्स करने के बाद वो जिस बैंक का भी आपने दिया है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा का आपने ये रिक्रूटमेंट आपने क्वालिफाई किया, तो आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में 1 साल बाद पीओ के लिए पोस्टेड कर दिया जाएगा। या फिर फेडरल बैंक भी कराता है, आईसीआईसीआई भी कराता है। तो काफी सारे और भी बैंक कराते हैं जो इंडिविजुअल कराते हैं, जिनको ये रहता है कि हम आईबीपीएस के थ्रू अपना रिक्रूटमेंट नहीं लेंगे और हम क्वालिफाइड ये कोर्स करने के बाद वाले एस्पिरेंट्स को डायरेक्टली पीओ में पोस्टेड कर देंगे। तो ये वाला भी एग्जामिनेशन होता है। तो जो पूरा हमारा प्लान निकला है, उस प्लान में मैं देख पा रहा हूं कि हर साल एवरी ईयर स्टूडेंट को कितने मौके मिलते हैं। मैं देख पा रहा हूं कि आईबीपीएस पीओ जो होगा तो इसका एक एग्जामिनेशन होता है प्री, फिर होता है मेंस। सेम पैटर्न इनका भी है, प्री देन मेंस। आरआरबी का भी यही पैटर्न है, प्री देन मेंस। सेम सबका पैटर्न यही है। तो अगर हम प्री की बात कर ले तो हमें कितने मौके मिल रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 6 चांस 1 साल में जो डेफिनेट है। हर साल इनका एग्जाम आना है और आपको तैयारी करनी है। बाकी एडिशनल भी आपको मिल जाते हैं तो और अच्छी बात है। अच्छा, एक बात और, अगर आपसे गलती कभी होती है, आपने एक प्री दिया और कुछ गलती हो गई, आपसे गलती हो गई या फिर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आपको होपलेस होने की जरूरत नहीं है। उस गलती का, उस मिस्टेक का सुधार करेंगे और सुधार करके आपके पास आगे जाने का चांस है कि अगला एक और एग्जामिनेशन है। अगर फिर भी आपका नहीं बनता है तो आपके पास ऐसे 6 मौके 1 साल में मिलने वाले हैं। तो इतना तो क्लियर हो गया कि अगर बैंकिंग सेक्टर में हम लोग तैयारी करने के लिए जा रहे हैं तो आपके पास बहुत सारे मौके हैं सिलेक्शन पाने के। क्लियर? तो सबसे पहली बात तो ये होगी, मैंने आपसे बोला था अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है और क्यों हम बैंक की प्रिपरेशन करें। तो आपने जान लिया है कि अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है और बैंकिंग की प्रिपरेशन इसलिए करें क्योंकि एक ही पैटर्न की तैयारी करने पे आपके पास 1 साल में ही चांसेस बहुत सारे हैं। यहां तक क्लियर होता है? आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग आगे देखें तो थोड़ा सा पैटर्न की भी बात कर लेते हैं। ये जो आपकी स्क्रीन पे सामने दिखाई दे रहा है, एक तो प्री और मेंस। मैंने अभी बताया कि सभी प्री और मेंस कंडक्ट कराते हैं। तो जो आईबीपीएस क्लर्क और पीओ की बात अगर हम लोग कर लें, आईबीपीएस क्लर्क और पीओ जो हमने पहले लिखा था, जिसको हम लोगों ने सीडब्ल्यूई से नोट डाउन किया था कि वो सीडब्ल्यूई उनको हम बोलते हैं, इसमें ये 3 सेक्शन आते हैं। प्री की बात कर रहा हूं मैं। 3 सेक्शन, एक रीजनिंग होगा जो होगा आपका 35 मार्क्स का। मार्क्स का ये होगा आपका। 35 मार्क्स का ही आपका क्वांट होगा और 30 मार्क्स का आपका इंग्लिश होगा। यानी कि टोटल जो नंबर मार्क्स हुआ वो हुआ 100 मार्क्स का एग्जाम होता है प्री, क्लर्क और पीओ दोनों में ही। सेम एसबीआई क्लर्क और एसबीआई पीओ में भी यही पैटर्न फॉलो होता है, सेम पैटर्न है। केवल रूरल बैंक का, जो ग्रामीण बैंक का एग्जामिनेशन होता है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न रहता है। उसमें ये इंग्लिश वाला पोर्शन नहीं होता है, इंग्लिश उसमें नहीं पूछा जाता है, केवल रीजनिंग और क्वांट होगा, वो भी 40-40 नंबर का होगा। ठीक है? तो अगर हम बेसिकली बात करें तो इन 3 की अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं अच्छे से, रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश, तो हमें पता है कि हम 6 एग्जाम जो देने वाले हैं उन 6 एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं और उनके लिए सफिशिएंट है ये प्रिपरेशन। ठीक है? अच्छा, इनके मेंस की बात कर ले तो देखते हैं हम लोग कि कॉमन क्या क्या है। जैसा मैं देख पा रहा हूं कि मेंस के एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो प्री से मेंस में ये तीनों कॉमन दिखाई दे रहा है। तो अगर आप स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करते हुए जा रहे हो तो
आप इन पे तो वर्क करने वाले हैं, ये तो आपका मेंस में भी आना है, सेम सिलेबस होगा। बस बचा हुआ क्या है, बैंकिंग अवेयरनेस, करंट अफेयर्स और कंप्यूटर। तो मेंस के लिए आपको एडिशनल इन पे थोड़ा सा कमांड लेना होगा, बाकी आपकी प्रिपरेशन जो चल रही है उसको आगे लेके जाना है। दूसरी बात, एक और बात मैं यहां पे करना चाहूंगा कि अगर सिलेक्शन की बात करें, जैसे और एग्जामिनेशन है LIC वगैरह जो एग्जाम मैंने बताए थे एडिशनल एग्जाम, उनमें भी सेम प्री के एग्जामिनेशन में यही 3 सेक्शन आने हैं। तो आपको इन 3 सेक्शन की पहले बहुत अच्छे से तैयारी करनी है और प्री को क्रैक करना और डायरेक्टली आपको जाना है किस पे, मेंस पे। अब बात हम लोग करते हैं कि कैसे हम लोग एग्जामिनेशन को क्रैक करेंगे। ठीक है, तो 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या, सबसे पहली बात तो ये कि बैंकिंग के एग्जामिनेशन में, जैसे मैंने अभी बताया कि आपको 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं। अगर IBPS PO और क्लर्क की बात करें तो तीनों इंग्लिश, क्वांट एंड रीजनिंग, तीनों के लिए टाइम बाउंड होता है, 20-20 मिनट के सेक्शन होते हैं। इन 20 मिनट्स में आपको क्वेश्चन करने होते हैं 30, 35, 35। बेसिकली हम देखें तो 20 मिनट में आपको 35 क्वेश्चंस करने हैं। इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा, एक तो इंपॉर्टेंट होगा आपकी स्पीड। अगर आपके पास स्पीड नहीं है तो आपको फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में थोड़ी सी कठिनाई होगी, आप उन लोगों से थोड़ा सा पीछे चले जाओगे जिनकी स्पीड अच्छी है और वो ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। दूसरा, स्पीड के साथ साथ आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप स्पीड से काम कर रहे हो तो फिर आपका क्वेश्चन भी सही होना चाहिए, जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। एक और बात इसके साथ आती है, लॉजिक और ट्रिक्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास बैंक के एग्जाम के लिए सही लॉजिक और सही ट्रिक्स है तो आप अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हो। आपको किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में बाकी लोगों से कम समय लगेगा अगर आपके पास बहुत अच्छी ट्रिक्स या बहुत अच्छे लॉजिक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां तक तो क्लियर हो रहा है कि हमें किस पे काम करना है। एक तो हमें एक्यूरेसी पे काम करना है, हमारा क्वेश्चन सही होना चाहिए। और क्वेश्चन सही कब होगा, जब लॉजिक और ट्रिक्स आपने पढ़ रखी हो, पूरा सिलेबस पे आपका कमांड होगा, तब आपकी एक्यूरेसी अच्छी होगी। उसके बाद आप प्रैक्टिस करके अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हो ताकि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, तो ये तो हो गई एग्जाम पैटर्न की बात। अब स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस। रीजनिंग की बात कर लें जरा। तो रीजनिंग की अगर हम लोग बात करें, अच्छा एक बात और यहां से क्लियर करता हूं, प्री मेंस, अगर मेंस में आप सिलेक्टेड हो जाते हो तो आपको फिर जाना पड़ता है इंटरव्यू के लिए। लेकिन कब, IBPS PO और SBI PO में आपको इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा। जो क्लैरिकल के एग्जाम होंगे उनमें IBPS ने ऐसा कर दिया था कि डायरेक्टली आपको बैंक अलॉट हो जाता है अगर मेंस में आप क्वालिफाई हो जाते हैं। उसके बाद जो भी उनका प्रोसेस होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या जो भी प्रोसेस होता है, उससे आपको जाना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग बात करते हैं रीजनिंग के लिए। ऐसा सेक्शन, रीजनिंग एक ऐसा सेक्शन है जो कि आपको स्कोर करा सकता है। अगर 35 क्वेश्चन, मैंने अभी आपको बताया कि रीजनिंग में 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उन 35 क्वेश्चन में सबसे ज्यादा स्टूडेंट जो स्कोर करते हैं वो रीजनिंग में स्कोर कर जाते हैं। क्योंकि रीजनिंग में क्या होता है, एक खास लॉजिक पे बात होती है, आपको स्पेसिफिक ट्रिक्स बताई जाती हैं, उन ट्रिक्स पे काम किया जाता है। क्वेश्चन का पैटर्न जो होगा वो हो सकता है डिफरेंट हो, लेकिन आपकी जो लॉजिक होंगे वो सेम लॉजिक पे ही वर्क कर रहा होगा। चलो हम लोग सिलेबस की अगर हम लोग बात कर लें, तो सबसे पहले जो हमें दिखाई दे रहा है वो है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। ये सिलेबस की मैं जो बात कर रहा हूं ये सबके लिए एक ही है। वो कोई भी बैंकिंग का एग्जामिनेशन हो, अगर रीजनिंग उसमें पूछा जाएगा तो इससे बाहर कहीं कुछ नहीं है। अगर इतना सिलेबस आपने पढ़ लिया तो रीजनिंग आपका कंप्लीट हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं, जो पहला पॉइंट हमारा लिखा हुआ है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज बेसिकली अगर हम लोग 2-3 साल की पुराने एग्जामिनेशंस की बात कर लें जो प्री के एग्जाम हुए हैं, तो उनमें देखने को मिला है कि क्लर्क के एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पूछी गई है और उसमें लगभग 2 से लेके 5 क्वेश्चन तक इसमें पूछा जाता है।
2 से 5, किसी में 3 भी पूछा जाता है, किसी में 4 भी। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होती क्या है? एक्चुअल में एक सीरीज लिखी हुई होती है, एक बहुत बड़ी सी सीरीज जिसमें रैंडमली लेटर्स लिखे हुए होते हैं, सिंबल्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, और आपको उन पे वर्क करना होता है। जैसे आपसे पूछ लिया जाता है कि लेफ्ट साइड से 7th कौन सा लेटर है, उसके राइट साइड में 8th लेटर कौन सा है। तो इस तरीके की एक अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होती है, और उस पर जल्दी जल्दी काम करने के लिए 2-3 क्वेश्चंस होते हैं। केवल वो आपकी मेंटल एबिलिटी को टेस्ट करते हैं कि, और हाँ एक बात और, सारा जो एग्जामिनेशन होगा बैंकिंग का वो कोई भी ऑफलाइन मोड में नहीं होता है, वो सारा ऑनलाइन मोड में ही होता है। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि अगर ऑनलाइन मोड में है तो हमें पेपर वर्क कम से कम करना है, ठीक है। तो ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज की बात कर लें तो 2 to 5 क्वेश्चंस तक आते हैं, वो भी क्लर्क के एग्जामिनेशन में ज़्यादा पूछा गया है। आरआरबी पीओ में इसको कभी कभार रख दिया गया है, आरआरबी पीओ में ये पूछ लिया जाता है। आरआरबी पीओ में इसके क्वेश्चन देखने को मिले हैं, लेकिन आईबीपीएस पीओ में इसके क्वेश्चन देखने को नहीं मिले हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग, दूसरा जो हमारा टॉपिक लिखा हुआ है वो है कोडिंग डिकोडिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए आप तैयारी अगर कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो कोडिंग डिकोडिंग खुद में ही बहुत सारे टॉपिक का एक कह सकते हैं एक बंच है। तो कोडिंग डिकोडिंग के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती हैं। अगर क्लैरिकल की बात कर लें तो क्लैरिकल में कोडिंग डिकोडिंग आएगा, और उसके लीनियर क्वेश्चन हो सकते हैं 3 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का। लेकिन अगर हम लोग पीओ की बात कर लें तो पीओ में अब जो ट्रेंड चल रहा है कोडिंग डिकोडिंग का, उसमें ज्यादातर पूछा जा रहा है मशीन कोडिंग, या जिसको हम लोग कहते हैं सेंटेंस सब्स्टिट्यूशन। और ये पूरा एक बंच आता है 5 क्वेश्चन का। तो यहां से मुझे देखने को मिल रहा है कि जिसको हम लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं इसको चाइनीज कोडिंग भी कह देते हैं, तो चाइनीज कोडिंग का एक पूरा बंच आता है 5 क्वेश्चन का। तो यहां से मैं देख पा रहा हूं कि 5 क्वेश्चन डायरेक्टली मुझे कहां से मिल रहे हैं? कोडिंग डिकोडिंग में। और वो 5 क्वेश्चन का बंच क्लैरिकल में भी आ सकता है। लीनियर क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, लेकिन अगर हम बात कर लें कि एक 5 क्वेश्चन का बंच जो मशीन कोडिंग का है, तो वो क्लैरिकल में भी पूछा जा सकता है और पीओ में भी पूछा जा सकता है। लेवल डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इनइक्वलिटी और कोडेड इनइक्वलिटी। ये भी एक ऐसा टॉपिक है स्टूडेंट्स कि जिस पे आपका कमांड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें पता है कि इसका भी 5 क्वेश्चन का एक बंच आता है, और डेफिनेटली आता है। चाहे वो इनइक्वलिटी पूछा जाए और चाहे वो कोडेड इनइक्वलिटी पूछा जाए, आना है 5 क्वेश्चन, ये डेफिनेट है। 1-2 बार ऐसा हुआ है कि 5 का 4 क्वेश्चन कर दिया गया है, लेकिन 5 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, ठीक है। इसके बाद जस्ट लगा हुआ टॉपिक जो है वो है सिलोगिज्म। ये भी स्टूडेंट्स ऐसा टॉपिक है सिलोगिज्म कि इसको भी हमें कंप्लीट इसकी नॉलेज होनी चाहिए अगर हम बैंकिंग का एग्जाम देने जा रहे हैं, क्योंकि ये वो टॉपिक मैं बता रहा हूं आपको जो बंच में आते हैं। कौन कौन सा टॉपिक बंच में आया? एक तो आया कोडिंग डिकोडिंग, दूसरा आता है आपका इनइक्वलिटी और सिलोगिज्म। ये क्वेश्चन बंच में आते हैं, 5-5 का बंच हो सकता है, 4-4 का हो सकता है, ठीक है। इसके बाद बात कर लें डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का अगर पजल आता है तब तो 5 क्वेश्चन का पजल आएगा, और अगर पजल नहीं आता है, लीनियर क्वेश्चन आता है, तो लीनियर क्वेश्चन में क्या होगा? डायरेक्टली 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन इसमें बनता है डायरेक्शन डिस्टेंस में, 2 to 3 क्वेश्चंस का बनता है। रैंकिंग की बात कर लें तो सबसे ज्यादा रैंकिंग पूछा जाता है क्लैरिकल के एग्जाम में। पीयू के एग्जाम में पिछले लास्ट ईयर में ज्यादा क्वेश्चन रैंकिंग से नहीं पूछा गया, लेकिन क्लर्क के एग्जामिनेशन में रैंकिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग 3 क्वेश्चन के आसपास। 0 से 3 हम कह सकते हैं कि 1 क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, 2 क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, या फिर हो सकता है कि एक पैराग्राफ लिखा हुआ हो, उस पैराग्राफ पे रिगार्डिंग 3 क्वेश्चन हमारे पास दे रखे हो। ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन भी अगर पजल में पूछा गया तब तो 3 से 4 क्वेश्चन डेफिनेट बनने वाला है, 3 से 4 क्वेश्चन आएगा। और अगर पजल का क्वेश्चन नहीं है, लीनियर क्वेश्चन है, तो 2 से 3 क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा लीनियर। लीनियर मतलब 1 लाइनर क्वेश्चन जिनको हम लोग बोलते हैं। एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे, और उसके बाद दूसरा टॉपिक का क्वेश्चन होगा। लेकिन बंच की जो हम बात कर रहे हैं, एक पैराग्राफ लिखा हुआ होगा या फिर एक साथ बहुत सारे क्वेश्चंस आना, उसको हम लोग बोल रहे हैं बंच में आना। इनपुट आउटपुट,
स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि इनपुट आउटपुट सिलेबस में है, बट इनपुट आउटपुट पिछले 2 से 3 साल से प्री के एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जा रहा है। रेयरली कभी कभार पूछा जाता है, लेकिन तैयारी तो हमें पूरे सिलेबस की करनी है, सब कुछ पढ़ना है, कुछ भी बात के लिए नहीं छोड़ना है। हो सकता है कि आप जब एग्जाम देने जाएं, सिलेबस में तो है, आप जब एग्जाम देने जाएं तो दूसरा टॉपिक कोई हटा के और इनपुट आउटपुट को रख दिया जाए। तो ये मेंस में डेफिनेट आता है, मतलब ये आप सोच के चलिए कि मेंस में तो ये हमें इनपुट आउटपुट टकराएगा जरूर, और इनपुट आउटपुट अगर आया तो 5 क्वेश्चन लेके आएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं टेबुलेशन। टेबुलेशन एसबीआई पीओ में पूछा जाता है, आईबीपीएस पीओ में टेबुलेशन का क्वेश्चन अभी तक प्री में नहीं आया है। मेंस में ये सारे क्वेश्चंस आते हैं टेबुलेशन से, चाहे वो आईबीपीएस पीओ का मेंस हो, चाहे वो एसबीआई पीओ का मेंस हो, मेंस में टेबुलेशन का क्वेश्चन, चाहे क्लैरिकल का मेंस हो, टेबुलेशन आएगा। टेबुलेशन क्या होता है? एक टेबल लिखी हुई होती है जिसमें कुछ डेटा दिया हुआ होता है, उसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी होते हैं, और आपको उस पूरे डेटा को एनालाइज करके वो सारे ब्लैंक्स फिल करने होते हैं, या उन पे बेस्ड कोई क्वेश्चंस बने हुए होते हैं उनको करना होता है। अल्फाबेट टेस्ट, अल्फाबेट टेस्ट होता है जैसे एक कोई वर्ड लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन अल्फाबेट टेस्ट का आता है हर एक एग्जामिनेशन में। 0 से 2 हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि क्लैरिकल में 2 क्वेश्चन आते हैं और पीओ में 1 क्वेश्चन तो डेफिनेट होना है उसका। ठीक है, तो अल्फाबेट टेस्ट होता है जैसे एक कोई वर्ड लिख दिया, उसमें कह दिया गया है कि अल्फाबेट डिक्शनरी में देखना है कि कौन से वर्ड एक साथ लगातार आते हैं, या फिर हमसे कह दिया गया है कोई एक वर्ड लिखा हुआ है, उसका पहला, दूसरा, 5वां और 7वां अगर हम लोग अक्षर निकाल लें तो कौन से कितने मीनिंगफुल वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन अल्फाबेट टेस्ट में आते हैं। डेटा सफिशिएंसी, डेटा सफिशिएंसी की जरा हम लोग बात कर लें। डेटा सफिशिएंसी पीओ के एग्जामिनेशन में एसबीआई और आईबीपीएस दोनों में ही आने लगा है, और प्री में आता है। ये सारे टॉपिक प्री में रख दिए जाते हैं, केवल अभी तक जो देख पा रहा हूं मैं, इनपुट आउटपुट प्री से हटा के मेंस में गया है और टेबुलेशन प्री से हटा के मेंस में गया, बाकी सब कुछ आता है। तो डेटा सफिशिएंसी अगर आएगा एग्जामिनेशन में तो 3 क्वेश्चन आपको लेके आएगा, 3 क्वेश्चन डेटा सफिशिएंसी के आएंगे। डेटा सफिशिएंसी क्या होती है? किसी भी टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं और 2 स्टेटमेंट दे देते हैं, वो आपको 2 जानकारियां दे देंगे और आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेंगे। अगर उस क्वेश्चन का आंसर आपको निकालना हुआ तो आपको देखना पड़ेगा क्या दोनों स्टेटमेंट को आपको लेके आंसर निकालना है, या फिर सिंगल किसी एक स्टेटमेंट को लेके भी हम आंसर निकाल सकते हैं। तो वो आपको डायरेक्ट, आपको आंसर नहीं बताना है, आपको बस इतना बताना होता है कि कितने स्टेटमेंट से हम इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ये कहते हैं डेटा सफिशिएंसी। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं सीटिंग अरेंजमेंट और पजल्स। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है सीटिंग अरेंजमेंट और पजल। इनकी जरा हम बात कर लें। ये ध्यान रखिएगा कि रीजनिंग की जब भी बात होगी, स्टूडेंट जब भी रीजनिंग की बात होगी एग्जामिनेशन में, अगर आप जा रहे हो तो एक बात ध्यान रखना कि उस एग्जामिनेशन में पजल्स आएगी। और पजल्स कितनी आएगी? अगर 35 नंबर का पेपर है, चाहे वो आईबीपीएस क्लर्क हो, चाहे आईबीपीएस पीओ हो, चाहे एसबीआई क्लर्क हो, एसबीआई पीओ हो, या आरआरबी पीओ हो, आरआरबी क्लर्क हो, अगर 35 मार्क्स का पेपर है तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, 20 to 25 मार्क्स का केवल पजल होगा। पजल डिफरेंट हो सकते हैं, अलग अलग तरीके के पजल्स होते हैं, लगभग सारे टॉपिक को कवर करते हैं। इसमें ब्लड रिलेशन का भी पजल रख सकते हैं, डायरेक्शन डिस्टेंस का भी पजल रख सकते हैं। तो अब मैं यहां से बताना चाहता हूं कि पजल जब 20 से 25 क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इतना ध्यान रखना पड़ेगा हमें कि इस पे ज्यादा काम करना पड़ेगा पजल पे। अब देख लेते हैं जरा हम किस किस टॉपिक पे ज्यादा वर्क करेंगे या ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो हम स्कोर कर सकते हैं। मैं देख पा रहा हूं इनइक्वलिटी, कोडेड इनइक्वलिटी 5 क्वेश्चन मैंने आपको बताया बंच आता है, डेफिनेट आता है। सिलोगिज्म का 5 क्वेश्चन का बंच आता है, डेफिनेट आता है। 10 क्वेश्चन यहां से आया। इनमें टाइम सबसे ज्यादा मैटर करता है। अगर इनइक्वलिटी के 5 क्वेश्चन आते हैं तो आपको टाइम उसमें लगभग लगना चाहिए 3 मिनट, और 3 मिनट के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत सारे क्वेश्चंस इनइक्वलिटी के करने पड़ेंगे, तब आप 3 मिनट में 5 क्वेश्चन आराम से कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि आपके पास 20 मिनट होंगे, 20 मिनट में आपको 35 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो 3 मिनट में आपको ये सिलोगिज्म को क्वेश्चन करने होंगे,
3 मिनट में आपको इनइक्वालिटी के क्वेश्चन करने होंगे, 3 से 4, 3 से 5, वो तो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज पे डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना कम टाइम लगेगा आपको, जब आप देख रहे हो कि ये सबसे ज्यादा कवर हो रहे हैं ये टॉपिक। अब बात कर लेते हैं हम लोग पजल्स की। तो 20 से 25 का पजल है, 20 से 25 का पजल हो रहा है। मान लिया 20 नंबर का हमारा पजल आ गया, 10 नंबर का हमारा आ गया कोडिंग इनइक्वालिटीज और सिलोगिज्म, तो बाकी जो बचा वो 5 नंबर में जाएगा। हो सकता है एक एक क्वेश्चन रख दिया जाए, हो सकता है डायरेक्शन डिस्टेंस का पजल ही रख दिया जाए, हो सकता है ऑर्डर एंड रैंकिंग का पजल रख दिया जाए। तो इन ये सारे टॉपिक को पजल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, बस टॉपिक की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। चलिए, पजल्स किस किस तरीके की होती है उनको एक बार मैं डिस्क्राइब कर देता हूं। एक तो होती है सीटिंग अरेंजमेंट वाली पजल, जिसमें अरेंजमेंट होता है सर्कुलर। दूसरा होता है ट्राइंगुलर, जो अब आने लगा है। एक होता है रेक्टेंगल टेबल, जिसको हम लोग बोलते हैं टेबल पजल, टेबल पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, वो पजल होती है। एक होती है आपका पजल ईयर और मंथ बेस्ड पजल। एक पजल होती है बॉक्स बेस्ड। एक पजल होती है फ्लोर बेस्ड, कुछ मंजिल इमारत पे कुछ लोग रह रहे हैं, इस तरीके की पजल होती है। पजल के कई तरीके होते हैं, हम सारे तरीके जो भी होंगे, जितने टाइप की पजल होंगी सारी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, जब हम लोग अपने सिलेबस को रन कर रहे होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो कंप्लीट एनालिसिस हुआ पेपर का, टॉपिक्स का। हमने देखा कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिन पे हमें कमांड जरूरी है। एक तो पजल, सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग, इन पे हमारा कमांड होना जरूरी है। इनपुट आउटपुट मेंस में डेफिनेट पूछा जाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे, आज हम लोग एक टॉपिक की बात कर लेते हैं, कोडिंग डिकोडिंग की। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। और कोडिंग डिकोडिंग स्टूडेंट, मैंने जैसा कि आपको बताया है कि क्लरिकल के एग्जामिनेशन में तो कोडिंग डिकोडिंग का बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन अगर हम लोग पीओ के एग्जामिनेशन में जा रहे हैं तो एक दो क्वेश्चन लीनियर मिल सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जो सबसे ज्यादा पीओ के एग्जामिनेशन में कवर होता है वो होता है सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। जरा हम लोग एक ब्रीफ इसकी नॉलेज ले लेते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग एक्चुअली होता क्या है। चलिए, कोडिंग डिकोडिंग, 3 टाइप का कोडिंग डिकोडिंग होता है। एक होता है लेटर कोडिंग, दूसरा होता है नंबर कोडिंग, और तीसरा होता है सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग होता जैसे एक कोई वर्ड है, उस वर्ड को हमने डिकोडिंग करके बदल दिया है किसी लॉजिक को लेके। हमने उस पर कोई एक लॉजिक अप्लाई किया और उससे एक दूसरा वर्ड बना लिया। मैं चाहता हूं कि लोग उसको समझ ना पाए कि मैंने क्या बोला है। जो रिसीवर होगा बस उसको वो लॉजिक पता होगा कि कौन सा लॉजिक लगाया गया है इस वर्ड को कोड करने के लिए। तो जो रिसीवर होगा उसी लॉजिक को लगा के वो उस वर्ड को डिकोड कर लेगा। ठीक है, ये कोडिंग डिकोडिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। चलिए, इसके बारे में अगर हम लोग डिस्कस करते हैं कोडिंग डिकोडिंग में, तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि जो अल्फाबेट सीरीज है जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है A to Z तक, ये अल्फाबेट सीरीज जो है A to Z तक, इसमें हर एक लेटर का एक रैंक होता है। रैंक कितने टाइप की होती है वो भी हम लोग बात कर लेते हैं। एक तो होती है फॉरवर्ड रैंक, और दूसरा होती है बैकवर्ड रैंक। अगर फॉरवर्ड रैंक की स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं तो फॉरवर्ड रैंक क्या होता है, अगर A को हमने 1 माना है और Z 26 तक जा रहा है, यानी कि हम लोग रैंक करते हुए जा रहे हैं A से Z की तरफ, A को 1 मान के आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, तो वो क्या कहलाती है, फॉरवर्ड रैंकिंग। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि A से Z की तरफ जा रहे हैं जहां A 1 है और Z कितना है 26, क्योंकि अल्फाबेट सीरीज में 26 लेटर्स होते हैं। बैकवर्ड रैंक की बात कर लें तो हम कह सकते हैं कि Z से A की तरफ आ रहे हैं जहां Z को 1 माना है और A को क्या माना है, 26 माना हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बैकवर्ड रैंकिंग। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं, ये जो फॉरवर्ड रैंकिंग होती है जो आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रही है,
इस फॉरवर्ड रैंकिंग को अगर आपने याद कर लिया, आपने इसकी मगिंग कर ली अच्छे से, तो ये ध्यान रखना कि कोडिंग डिकोडिंग आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। इसको याद करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बस इतना ध्यान रखना है कि याद करने का मतलब ये नहीं होता है कि हर एक लेटर का आपको पता रहे। कुछ तरीके होते हैं, कुछ अपने लॉजिक स्टूडेंट्स खुद से बना लेते हैं और इसको याद कर लेते हैं। इसका याद होना ज़रूरी है। अगर फॉरवर्ड रैंक आपको याद हो जाता है तो बैकवर्ड रैंक निकालना बहुत आसान है। देखिए कैसे, जैसे यहां पे लिखा हुआ है, अगर हम लोग बात कर लेते हैं वी का, जैसे हमने बात की वी की, तो वी का रैंक कितना है 22। ये कौन सा रैंक है? फॉरवर्ड रैंक। हम लोग ज्यादातर बात करेंगे फॉरवर्ड रैंक की ही। तो वी का रैंक है 22। अगर मैं आपसे पूछूं बताइए वी का बैकवर्ड रैंक क्या होगा, तो बैकवर्ड रैंक अगर मैं देखूं तो 1 2 3 4 5 होगा। बैकवर्ड रैंक कितना होगा इसका? 5 होगा। तो अगर हमारे पास फॉरवर्ड रैंक की वैल्यू है, वी का वैल्यू 22 है, तो बैकवर्ड रैंक निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? डायरेक्टली 27 माइनस करना पड़ेगा फॉरवर्ड रैंक। क्या करना पड़ेगा? अगर आपके पास वैल्यू है फॉरवर्ड रैंक की, तो बैकवर्ड रैंक निकालने के लिए डायरेक्टली आपको क्या करना पड़ेगा? 27 में से फॉरवर्ड रैंक माइनस कर देनी है। 27 माइनस 22, तो वी की बैकवर्ड रैंक जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 5। तो बैकवर्ड रैंक याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको फॉरवर्ड रैंक याद है तो बैकवर्ड रैंक डायरेक्टली आप 27 में से माइनस करके निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट की बात। एक दो बातें और हम लोग देख लेते हैं इसमें। जो हमने आपसे बोला है कि याद करने वाली बात, कि कैसे हम लोग रैंकिंग को याद करें। रैंकिंग को याद करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं जी, अगर जी की हम लोग बात कर ले, तो जी में मैं देख पा रहा हूं कि एक 7 छुपा हुआ दिख रहा है। जी में एक 7 छुपा हुआ दिख रहा है मुझे। ऐसे लिखते हैं ना, ये एक 7 है। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं कि जी का कोड क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, एक लेटर होता है, जैसे मैं बात कर लूं क्यू। क्यू में भी मुझे दिख रहा है कि एक 7 छुपा हुआ है। पहला लेटर जी जिसमें 7 छुपा हुआ है, उसका जो रैंकिंग हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 7। दूसरा लेटर ऐसा कौन सा है जिसमें 7 छुपा हुआ है? वो क्यू है, तो उसका रैंकिंग कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। ये याद करने की ट्रिक्स है, कैसे हम याद करें। अब जरा याद ध्यान दीजिए, अगर आपको जी का रैंक पता है, अगर आपको जी का रैंक पता है, तो क्या आप एफ का रैंक बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं। अगर जी का रैंक हमें पता है तो एफ का रैंक बता सकते हैं। भाई एफ कैसे करता है? जी से प्रोसीड करता है। एक जी के पहले कौन आता है? एफ आता है। अगर जी का फॉरवर्ड रैंक 7 हमें याद है, तो एफ का फॉरवर्ड रैंक क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। एफ का रैंक 6 हो गया। अगर जी के बाद हमारे पास क्या आता है? एफ जी एच, यानी कि एक लेटर आगे बढ़ेंगे तो आता है एच। हमें पता है कि जी का रैंक 7 है, तो एच का रैंक कितना हो जाएगा? डायरेक्टली एक आगे बढ़ना है तो वो रैंक हो जाएगा 8। ये बात क्लियर हो रही है? तो इस तरीके से हम लोग लेटर्स को याद कर सकते हैं। जी 7, क्यू 17, इसमें भी 7 छुपा हुआ है। एक लेटर होता है एम। तो केवल याद करने के लिए, सिली लॉजिक्स है लेकिन याद करने के लिए आपको एकदम से दिमाग में फीड हो जाना चाहिए। ये हम देख पा रहे हैं कि ये 3 के टाइप का लग रहा है। 3 को हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, ये 3 के टाइप का लग रहा है। तो अगर ये 3 के टाइप का लग रहा है, तो पहला लेटर ऐसा जो 3 के टाइप से लगता है वो कौन सा है? एम। तो इसकी रैंकिंग कितनी हो जाएगी? 30। पहला लेटर जो 3 के जैसा दिखता है, यानी 13 रैंकिंग हो जाएगी। डब्ल्यू, ये भी 3 के जैसा दिखता है, तो दूसरा लेटर जो 3 के जैसे दिखता है वो क्या हो जाता है? डब्ल्यू। अब मुझे याद हो गया कि एम का रैंक होता है 13, डब्ल्यू का रैंक होता है 23, जी का रैंक होता है 7, क्यू का रैंक होता है 17। कुछ इस तरीके से आप याद कर सकते हो। एक सबसे अच्छा जो तरीका है याद करने का, जिसको आपको सबसे ज्यादा यूज करना है, वो है, स्क्रीन पे देखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं ईजॉटी। ईजॉटी, इसको आपको याद कर लेना है। अगर इसको आपने याद कर लिया तो पूरी अल्फाबेटिकल ऑर्डर की रैंकिंग आपको याद हो जाएगी। ई को हम लोग बोलते हैं 5, 10,
15, 20 एंड 25। ठीक है, ये है ईजॉटी। ये क्या लिखा हुआ है? बेसिकली 5 का टेबल लिखा हुआ है ईजॉटी में। 5 का टेबल जो लिखा हुआ है, यानी कि ई का रैंक कितना होता है 5, जे का रैंक 10, ओ का रैंक 15, टी का रैंक 20 एंड वाई का रैंक 25। ठीक है, अगर इनके रैंक हमें पता है तो अगर हमसे पूछा जाए कि बताइए क्यू का रैंक क्या होगा, सॉरी क्यू का रैंक तो अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा है, क्यू में एक 7 छुपा हुआ है, दूसरा ऐसा लेटर है जिसमें 7 छुपा हुआ है, तो वो कौन सा था? 17। पहला लेटर 7। ठीक है, अगर हम आपसे पूछें बताइए पी का कोड क्या होगा, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ईज और टी में ओ का हमें पता है रैंक, ओ का रैंक होता है 15, पी ओ के जस्ट बाद आता है, तो पी का रैंक कितना हो जाएगा? 16। मैं आपसे पूछूं एन का रैंक क्या होगा, तो आपको पता है कि एन एक लेटर पहले आता है किससे? ओ से, एन ओ। ओ का रैंक हमें पता है 15 है, तो एन का रैंक कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए एक्स का रैंक क्या हो जाएगा, तो आपको पता है वाई का रैंक आप जानते हैं ईज और टी से बाई होता है 25, तो एक्स वाई से एक लेटर पहले आता है, यानी कि इसका रैंक हो जाएगा कितना? 24। अगर मैं आपसे पूछूं बताइए एल का रैंक क्या होगा, तो आपके दिमाग में तुरंत से स्टक होना चाहिए कि भाई एल किसके जस्ट पास में आता है, तो दिमाग में आता है जे के पास में आता है, जे के एल। और ईज और टी में जे कितना होता है? 10, और 10 से हमें कितना आगे बढ़ना है? 2 आगे बढ़ना है, यानी कि एल हो जाएगा 12। जे के एल, जे के बाद के एल, 10 के बाद 11, 12। तो अगर इसको आपने याद कर लिया तो ईजोटी से आपकी पूरी जो फॉरवर्ड रैंकिंग है वो आपके सामने हो जाती है। और ये सारी चीजें प्रैक्टिस से आती है। जितना ज्यादा आप क्वेश्चन करोगे, बार बार ईजोटी को याद करोगे, तो आपके क्वेश्चंस में आपकी जो रैंकिंग है वो आपको खुद से ही फिंगर टिप्स पे आ जाएगी, क्योंकि रैंकिंग याद करना बहुत जरूरी है कोडिंग डिकोडिंग में। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस की बात करें, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 1, कोडिंग डिकोडिंग की जो शुरुआत होती है उसकी हम लोग बात करते हैं। सबसे पहली जो शुरुआत होती है उसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन इंटरचेंज। कोई भी एक वर्ड दिया गया है, आपका क्वेश्चन सामने जब देख पा रहे हो लिखा हुआ है, इफ इन अ कोड लैंग्वेज अ वर्ड रीजन इज कोडेड एज NOSAER, देन हाउ कैन वी कोड द वर्ड मेंटर। ठीक है, तो क्वेश्चन से मुझे समझ में आ रहा है कि किसी कोड भाषा में यदि रीजन को ऐसे लिखा जाता है, तो बताइए उसी कोड भाषा में मेंटर को कैसे लिखा जाएगा। इतनी बात क्लियर हो रही है कि रीजन को ये लिखा जाता है। ठीक है, तो अगर हमने रीजन को ये लिखने का लॉजिक फाइंड आउट कर लिया, तो आपसे कहा जा रहा है उसी लॉजिक को यूज करके बताइए मेंटर को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा? मेंटर फाइंड करना। सबसे पहला काम होगा रीजन से हमें उस कोड का लॉजिक फाइंड आउट करना। चलिए देखते हैं कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। जैसे लिखा हुआ है रीजन, ठीक है, और इस रीजन को कोड करके क्या लिखा गया है? NOSAER, ये कोड करके लिख दिया गया है। अब आपको ये निकालना है कि रीजन को इस तरीके से किस लॉजिक से लिखा गया है। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है पोजीशन इंटरचेंज। अगर कभी ऐसा हो जाए कि जो वर्ड आपको दे रखा है, जिस वर्ड में उसको कोड किया गया है, अगर उसके लेटर्स, मैं देख पा रहा हूं ये जो लेटर्स लिखे हुए हैं ये सारे हमें इसमें भी दिखाई दे रहे हैं, वही लेटर्स इसमें भी दिखाई दे रहे हैं। ये आपकी एबिलिटी पर डिपेंड करेगा। जैसे जैसे आपके सामने वर्ड्स और उनके कोड्स आएंगे तो आप खुद से पहचानने लगेंगे कि हाँ यही लेटर्स तो ये लिखे हुए हैं। और जब यही लेटर्स ये लिखे हुए हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको सफल करके लिख दिया गया, इनकी जो पोजीशन थे उनको बदल दिया गया। ठीक है, तो मैं देख पा रहा हूं, जरा देखिए आर को कहां ले जाया गया है? आर को सबसे लास्ट में ले जाया गया है। ई कहां है?
सेकंड लास्ट प्लेस पे है, ए थर्ड फ्रॉम द लास्ट प्लेस, एस, ओ और देन एन। तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूं कि रीजन के लेटर्स को डायरेक्टली रिवर्स करके लिख दिया गया। ठीक है, तो हमें क्या लॉजिक मिला, हमने वो लॉजिक निकाल लिया। जैसे रीजन को इस कोड में लिखा गया था तो हमें वो लॉजिक मिल गया कि भाई रीजन को रिवर्स करके लिख दिया गया है, तो ऐसे लिखा गया है। अब बताओ जरा मेंटर को कैसे लिखा जाएगा। तो अब हमारे पास लॉजिक जब आ गया तो मेंटर को लिखना बहुत आसान हो गया। अगर हम लोग मेंटर को लिखना चाहें, MENTOR, अब आपको पता है कि क्या होना है, फर्स्ट जो लेटर है वो कहां जाएगा, लास्ट प्लेस पे जाएगा। सेकंड लेटर जो है वो सेकंड लास्ट पे जाएगा, E, देन N, T, O, R। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, फर्स्ट का हमने लॉजिक फाइंड आउट किया। लॉजिक फाइंड आउट करने के बाद उसी कोड भाषा में इसको कैसे कोडित किया गया है। तो डेफिनेट सी बात है कि जो लॉजिक इस पे लगाया गया है, रीजन पे लगाया गया है, वही लॉजिक किस पे लगाया जाएगा, मेंटर पे। तो जो मैं ये देख रहा हूं सामने, आप लोग देख रहे हो इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन कैसा है, लेटर्स की पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रीजनिंग में, आपके सामने से लॉजिक का निकल जाना। आपको ये पता होना चाहिए कि क्या क्या हो सकता है रीजनिंग में। ठीक है, अगर आपने हर तरह के क्वेश्चंस देख लिए तो जब आप एग्जामिनेशन में होंगे तो आप क्वेश्चन को देखते ही समझ जाओगे कि ये वाला लॉजिक भी हो सकता है, ये वाला लॉजिक भी हो सकता है। अगर पोजीशन इंटरचेंज की बात करें तो इसके भी बहुत सारे लॉजिक हो सकते थे। जैसे देख लेते हैं, अगर हम लोग बात कर लें रीजन, अगर मैं रीजन को लिख देता पोजीशन इंटरचेंज करके कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से लिख देता, तो मैं देख पा रहा हूं कि जो लेटर्स इसमें लिखे हुए हैं सेम लेटर्स को क्या किया गया है, बस केवल सफल करके लिख दिया गया है, लेटर्स वही है। इसका मतलब है पोजीशन इंटरचेंज का केस है। अब क्या देखना है मुझे, आर, आर कहां पे आ रहा है, थर्ड प्लेस पे आ रहा है, ई अपने प्लेस पे है और ए यहां जा रहा है, सेम एस यहां पे जा रहा है, ओ अपने प्लेस पे है, एन यहां जा रहा है। ठीक है, तो हमने लॉजिक क्या देखा, ये क्रॉस लॉजिक बन रहा है, वर्ड को आधा करके उसको क्रॉस इंटरचेंज कर दिया गया है। एक लॉजिक ये बनता है। चलिए, एक लॉजिक आपने देखा डायरेक्टली रिवर्स करने वाला था, एक लॉजिक आपने देखा कि क्रॉस इंटरचेंज कर दिया गया है, और दूसरा पोजीशन कैसे इंटरचेंज किया गया है, एक और तरीका हो सकता है इसका, वो भी देख लेते हैं। एक और तरीके से पोजीशन को इंटरचेंज किया जा सकता है। अब हम लोग देख सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे लिखा होता ERSANO, आपसे कहा जाता रीजन को इन अ कोड लैंग्वेज अ वर्ड रीजन इज कोडेड एज ERSANO, देन हाउ कैन वी कोड द वर्ड मेंटर। क्वेश्चन ये हो सकता था। तो मैं देख पा रहा हूं कि ये सारे लेटर्स लिखे हुए हैं, वही लेटर तो उस कोड में है, तो डेफिनेट सी बात होगी पोजीशन को इंटरचेंज किया गया है। और जब पोजीशन को इंटरचेंज किया गया है तो आपको देखना पड़ेगा कि किसकी पोजीशन कहां जा रही है। मैं देख पा रहा हूं आर यहां जा रहा है और ई यहां जा रहा है, ए एस ओ देन एन। क्लियर? तो एक लॉजिक ऐसा भी बन सकता है। हमने तीन लॉजिक देखे, एक तो रिवर्स कर दिया गया, दूसरा तीन तीन का क्रॉस बनाया गया, और तीसरा दो दो का क्रॉस दिया गया। ऐसे कर सकते थे। ठीक है, तो एक पोजीशन इंटरचेंज में ही हमें तीन लॉजिक देखने को मिल जाते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं नेक्स्ट, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये तो हो गया डायरेक्टली लेटर कोडिंग की बात हम लोग कर रहे थे। एक क्वेश्चन होता है, आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इफ इन अ कोड लैंग्वेज a word reason is coded as SFBTPO, then how will mentor be coded in that same code language? कुछ नहीं हुआ है, क्वेश्चन सेम है, वर्ड सेम है, बस क्या किया गया है, इसको कोड किया गया है SFBTPO में। ठीक है, आपको बताना है कि मेंटर को उसी कोड लैंग्वेज में कैसे कोड किया जाएगा। तो डेफिनेट सी बात है,
रीजन को अगर ऐसे कोड किया जा रहा है, अगर हमने लॉजिक फाइंड आउट कर लिया तो मेंटर को भी हम लोग वैसे ही उसी लॉजिक से कोड कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे। अब देखिए, जैसे इस क्वेश्चन को हमने लिखा रीजन, क्या कोड किया गया है? एस एफ बी टी पी ओ, इस तरीके से कोड किया गया है। ठीक है, अब जरा मुझे बताइए, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? सारे लेटर्स हमारे कोड में थे, तो हमने क्या देखा था कि हमें तुरंत पता चल जा रहा था कि केवल पोजीशन इंटरचेंज का केस है। लेकिन अब मैं देख पा रहा हूं कि भाई रीजन में जो लेटर्स हैं एग्जैक्टली इसमें नहीं है। 2-3 लेटर मैच कर सकते हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला है। सारे लेटर्स अगर होते तो पोजीशन इंटरचेंज होता। अगर ऐसा है कि वो कोड में मैच नहीं हो रहा है, तब फिर हम क्या करेंगे? तब फिर हम जाएंगे रैंकिंग पे। तब फिर इस क्वेश्चन को कैसे करना होगा? रैंकिंग से सॉल्व करना होगा। देख लीजिए जरा कैसे करते हैं। अगर हम लोग रैंकिंग की बात कर लें तो रीजन में अगर हम लोग रैंक की बात करें आर की, तो जरा बताइए आर किस रैंक पे आता है? तो मुझे पता है कि भाई ईज और टी में टी होता है, और टी का रैंक कितना होता है? 20 होता है। आर उससे 2 पहले आता है। तो अगर टी का रैंकिंग जो है वो 20 है, तो आर का रैंकिंग कितना हो जाएगा? आर का रैंक हो जाएगा 18 हो जाएगा। क्लियर? तो आर का रैंक हमने क्या लिखा? 18, 19, 20, आर एस टी। टी का तो हमें पता है ईज और टी से, हम लोग बार बार देखते जा रहे हैं। ईज और टी 5, 10, 15, 20 एंड 25, ईज और टी, ये तो दिमाग में रखना है। ई का कोड क्या होगा? तो हमें पता है ई का कोड ईज और टी से कितना हो जाता है? 5 हो जाता है। ए का कोड कितना होता है? 1 होता है। एस का कोड क्या होगा? एस टी, टी का पता है 20, तो एस का कितना हो जाएगा? 19। ओ का कोड ईज और टी से कितना हो जाता है? 15। और एन का कोड, एम का मुझे पता है कि 13 होता है। फर्स्ट लेटर जो 3 की तरह दिखता है 13, तो 13 अगर एम होता है तो ये कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। सबकी रैंक हमने लिख ली। अब क्या कोड किया गया था रीजन को? एस एस एफ बी टी पी ओ, इसको कोड किया गया है इस वर्ड में। तो हम लोग क्या करेंगे? इसकी हमने रैंकिंग लिख ली, अब इसकी भी रैंकिंग लिखेंगे। एस 19 होता है, ईज और टी से अभी मैंने बताया था कि एस के बाद टी आता है, टी 20 होता है, तो एस कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। एफ कितना होता है? तो ईज और टी से ई होता है 5, तो एफ कितना हो जाएगा? 6। बी होता है 2, टी होता है 20, ईज और टी में टी 20 होता है। पी की अगर हम लोग बात कर ले तो ओ अगर 15 होता है तो पी ओ के जस्ट बाद आता है, यानी कि ये कितना हो जाता है? 16। एन ओ की अगर हम लोग बात कर ले तो ईज और टी से ये कितना होता है? 15। हमने सारी रैंकिंग लिख ली। ठीक है, क्योंकि हमें पता था कि पोजीशन इंटरचेंज का केस नहीं है, तो रैंक से जाना पड़ेगा। हमने रीजन को ऐसे, क्वेश्चन में हमें दे रखा था रीजन को ऐसे लिखा गया है, तो हमने दोनों की रैंक लिख ली। क्योंकि हम फाइंड आउट कर रहे हैं लॉजिक, लॉजिक मिल जाएगा तो हम लोग लिख सकते हैं किसको? मेंटर को भी उसी लॉजिक से लिख सकते हैं। अब मैं देख पा रहा हूं यहां पे आर की रैंक 18 थी और एस की रैंक कितनी हो गई? 19। तो हमें यहां से देखने को मिल रहा है कि यहां पे जो जा रहा है वो रैंक कैसी हो रही है? +1 हो रही है। 18 से 19 हो गई, आगे 5 से फिर क्या हो गई? 6, 1 से 2, सब में +1 का लॉजिक लग रहा है। 14 से हो गया 15, तो यहां से हमें लॉजिक फाइंड आउट हो गया। रैंक क्या हो रही थी? एक एक से बढ़ जा रही थी। अब ये तो सिंपल हो गया, हम डायरेक्टली ऐसे भी देख सकते थे कि आर एस ई एफ ए बी एस टी ओ पी एन ओ, एक एक से बढ़ जा रहा है, यही लॉजिक अप्लाई हो रहा है। लेकिन यहां तो आप डायरेक्टली देख पा रहे हो कि भाई आर से एस हो रहा है, ई से एफ जा रहा है, ए से बी जा रहा है। अगर कभी ऐसा हो जाता लॉजिक कि यहां +1 होता, +2 होता, +3, +4, +5, +6, तब फिर आप n से +6 करते तो
बेटर क्या रहता, अगर हमारे पास रैंक होती तो 14 से हम लोग +6 करते तो ये कितना हो जाता 20, और 20 का कोड हमें डायरेक्टली पता होता है, ईज और टी से 20 कितना होता है टी, तो हम क्या कह देते टी हो जाएगा। तो रैंकिंग से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, क्योंकि उसमें गलती होने की चांस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, रीजन का जो कोड हमने फाइंड आउट किया, जो कोड दिया गया था उसमें जो लॉजिक फाइंड आउट किया है वो क्या आ रहा है, +1 का लॉजिक आगे बढ़ रहा है। क्लियर। और जब +1 का लॉजिक आगे बढ़ रहा है, कभी कभी क्वेश्चन में क्या ऐसा भी हो सकता था, +2 का लॉजिक हो सकता था, +3 का लॉजिक हो सकता था। मैं ये सारी चीजें इसलिए बोल रहा हूं, जब तक लॉजिक सामने से नहीं निकलेंगे आपको पहचान में नहीं आएगा। और लॉजिक क्या बन सकता था, 1 2 3 4 5 6 जा सकता था, +1 +2 +3। ऐसा भी हो सकता था ये +1 होता और ये -1 होता। मान लिया अगर ये -1 हो जाता, ये -1 हो जाता, तो यहां पे क्या आता, यहां पे आता 4, यहां पे आता 4, और 4 किसकी रैंक होती है, ए बी सी डी, डी की रैंक होती है। तो यहां पे वैल्यू क्या आ जाता, लेटर आपका डी आ जाता। ठीक है ना। तो +1 -1 +1 -1 +1 -1 ऐसे भी डिकोड हो सकता था ये क्वेश्चन। क्लियर हो रही है बात। तो हमने लॉजिक क्या निकाला अपने क्वेश्चन में, कि हमारा लॉजिक लग रहा है +1 +1 +1 से बढ़ते हुए जा रहा है। क्लियर हो रही है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमसे पूछा जा रहा था कि मेंटोर को कैसे कोड किया जाएगा। तो अगर मेंटोर की हम लोग बात कर लें तो हमें पता है कि भाई +1 का लॉजिक जा रहा है, तो मेंटर अगर लिखा हुआ है MENTOR, तो डायरेक्टली हम ऐसे भी कह सकते थे कि M से N हो जाएगा, E से F हो जाएगा, N से O, T से U, O से P और R से S। +1 का लॉजिक लगाया। अगर हम रैंक देख लें सबकी, तो मेंटोर में रैंक अगर हम देखें तो M को हम लोग क्या बोलते हैं, 13, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, फर्स्ट लेटर जो 3 की तरह दिखता है। E और T से 5 होता है। N कितना होता है, M के बाद N आता है, यानी 14 होगा, T 20 हो जाएगा, O 15 हो जाएगा एंड R 18 हो जाएगा। तो अगर +1 का लॉजिक लगेगा तो 13 + 1 14, N का कोड होता है 14, 5 + 1 6 F का कोड होता है। तो इस तरीके से हम लोग +1 का लॉजिक हमने यहाँ पे देखा। लॉजिक कुछ भी हो सकता था, +1 +2 होता था, हो सकता था, +1 -1 +1 -1 भी हो सकता था। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब हम लोग बात कर लेते हैं नंबर कोडिंग की। ये भी इंपॉर्टेंट है। नंबर कोडिंग में क्या होता है, एक किसी वर्ड को लिखा जाता है और उसको कोड किया जाता है, किसमें, नंबर्स में कोड किया जाता है। किसी वर्ड को अगर नंबर्स में कोड कर रहे हैं तो उसको हम लोग डायरेक्टली डाल देते हैं कि वो एक नंबर कोडिंग का केस है। ठीक है। और जब नंबर कोडिंग का केस बनता है तो उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं वो सब हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, इन अ कोड लैंग्वेज इफ a इज इक्वल टू 1, CAT cat इज इक्वल टू 24, देन व्हाट इज द कोड फॉर पुलिस। ये क्वेश्चन दे रखा है। चलिए सबसे पहले तो हमसे कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1। उसके बाद कहा जा रहा है CAT इज इक्वल टू 24। ठीक है। A is equal to 1, CAT is equal to 24, then find the code for the police. अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, CAT को 24 किया गया है, A को 1 बोला गया है, तो हमें लॉजिक फाइंड आउट करना पड़ेगा कि CAT को 24 क्यों बोला गया। अगर लॉजिक फाइंड आउट हो गया तो वही सेम लॉजिक हम किस पे लगा देंगे, पुलिस पे लगा देंगे। क्लियर हो रही है बात। लॉजिक फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास मेथड होते हैं, कई मेथड होते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बस आपको देखना यह है कि क्या क्या हो सकता है रीजनिंग में। अगर वो सारी पॉसिबिलिटीज आपने देखी हुई हैं तो एग्जामिनेशन में वो आपसे बच के नहीं जा सकती। ठीक है। CAT, सबसे पहले तो देखो A इज इक्वल टू 1 कहा गया है, तो हमें इतनी बात क्लियर हो गई कि जो फॉरवर्ड रैंकिंग की बात हो रही है, A को अगर 1 कहा जा रहा है तो C को क्या कहा जाएगा, इसकी रैंक क्या होती है 3। A को फिर से क्या कहा जाएगा, 1 कहा जाएगा। T, फॉरवर्ड रैंक T का क्या होता है, ईज और T से T होता है 20, T 20 हो गया। अब मुझे देखना है कि अगर मैंने सबका रैंक लिखा तो क्या पॉसिबिलिटीज है कि इन तीनों को मिला के हम 24 बना पाए। तो मैं देख पा रहा हूं कि अगर इन तीनों को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 24 बन जाएगा।
24 बन जाएगा। तो यहां से हमने लॉजिक फाइंड आउट कर लिया कि सबकी फॉरवर्ड रैंक को लिखा, सबकी रैंक को लिख लिया अल्फाबेटिकल रैंक को, और उन सबको सम कर दिया तो क्या आ रहा था, 24 आ रहा था। तो सेम हम इसमें भी कर सकते हैं, पुलिस में भी। जब लॉजिक हमें मिल गया तो पुलिस में भी वही लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा। लॉजिक क्या कहता है कि सबकी रैंक को लिख के सम कर देना है। पी का रैंक कितना होता है, ओ के बाद आता है पी। ओ ईजोटी में कितना होता है, 5, 10, 15। तो 15 के बाद आता है तो इसका कोड हो जाएगा 16। ओ का हमें पता है कितना होता है, 15। एल का हमें पता है कितना होता है, 12। मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि जे के एल, जे अगर आपका होता है 10 तो 10 + 2 कितना हो जाता है, 12। आई की बात कर ले तो आई कितना होता है, 9, क्योंकि आई एक लेटर प्रोसीड कर रहा होता है जे से, और जे होता है ईज और टी से 10, तो जे से पहले आता है 9। सी 3 और ई कितना होता है, 5। ठीक है, ये तो हमारी क्या हो गई, रैंकिंग हमने नोट डाउन कर दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रैंकिंग हमने नोट डाउन करी तो वो क्या हुआ, 16, 15, 12, 9, 3 एंड 5। हम अपना लॉजिक क्या देख रहे थे, सबको सम करना। तो इनको भी हमें क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। सबको अगर हम ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, 16 + 15 + 12 + 9 + 3 + 5, यही बनेगा। तो 5 और 3 8, 12 और 8 20, 29, 29 के बाद 130, 30, 10 40, 44 एंड 6 50 + 10 60 हो जाएगा। तो पुलिस का कोड कितना हो जा रहा है, 60 हो जा रहा है। ठीक है, यहां तक तो सबको बात क्लियर हो जा रही है कि हमने क्या किया, देखा A = 1 है, CAT = 24 है, सबकी रैंक को हमने लिखा। अब देखा रैंक से क्या हम 24 बना सकते हैं, तो हमें समझ में आया कि सारी रैंक को अगर सम कर देंगे तो 24 बन रहा है। तो अगर पुलिस की भी हम रैंक लिखते हैं और उसको सम कर देते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, 60। और वो किस में होना चाहिए, ऑप्शन में। ऑप्शन बहुत हेल्प करते हैं आपके क्वेश्चन को, रीजनिंग के क्वेश्चन को करने के लिए। हो सकता है जो लॉजिक आप लगा रहे हो वो उसी लॉजिक से आपका अगर आंसर आ रहा है तो आपके ऑप्शंस में मिलेगा। और ऐसा होता नहीं है कि किसी क्वेश्चन पे 2 लॉजिक लग जाए, एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, चलिए ये तो क्लियर हो गया इतना। अब इसमें भी क्या क्या लॉजिक बनते हैं वो जरा हम लोग देख लेते हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहली बात तो ये कि अगर ये हटा के लिख दिया होता, मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया होता और आपका क्वेश्चन होता CAT को लिखा जाता है 48। ठीक है, CAT लिखा जाता है 48। तो बताइए पुलिस को क्या लिखा जाएगा, ये इस क्वेश्चन में नहीं होगा। अगर सीधे लिखा होता CAT को 48 लिखा जाता है तो बताइए पुलिस को क्या लिखा जाएगा। एक पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती है, एग्जामिनर ऐसे भी क्वेश्चन को बना सकता था। तो आपको क्या देखना पड़ेगा, सबसे पहला काम आपका क्या होगा, रैंक को लिखना। रैंक को लिखने के बाद आपके पास एक बात बनी कि क्या हम रैंक को लिख के 48 कैसे भी बना सकते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि रैंक का सम जो हो रहा था वो कितना हो रहा था, 24। 24 तक तो हम पहुंच गए थे, तो 48 लिखा हुआ है, तो अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें, इसको डबल कर दें तो 48 बन जाएगा। तो जरा बताइए अगर पुलिस में भी सेम काम हम लोग यही करें तो क्या हमारा लॉजिक सही होएगा। जब इस पे जो लॉजिक अप्लाई हो रहा है वही लॉजिक तो इस पे अप्लाई होना है। ठीक है, हमने सबको सम किया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना बन गया, 48। तो सेम काम हम इसमें भी कर सकते हैं, सबको सम करके 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। हमने सबको सम किया था, जब रैंक लिख के सबको सम किया तो कितना आ रहा था, 60। लेकिन लॉजिक क्या कह रहा है, अब 2 का मल्टीप्लाई होना है तो ये कितना हो जाएगा, 48, सॉरी 120। ये कितना हो जाएगा, 120। क्लियर हो रही है बात। तो पहला लॉजिक डायरेक्टली सम किया रैंक को, दूसरा लॉजिक सम करके डबल कर दिया, तीसरा लॉजिक ऐसा भी हो सकता था कि आपसे कह दिया जाता कि डिवाइड हो रहा हो, मान लीजिए यहां पर लिख दिया जाता आपको, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाता और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछ लिया जाता, आपसे कह दिया जाता कि ये हो रहा है 4। तो बताइए पुलिस को कैसे लिखेंगे। अब इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बन गए, 2 लॉजिक लगेंगे। दोनों लॉजिक देखिएगा।
ध्यान से, क्यों मैंने क्या बोला है, जितना लॉजिक आपकी आंख से निकलते चले जाएगा, आपकी प्रैक्टिस से होता चला जाएगा, आपके दिमाग में उतने ही तरीके बनने लगेंगे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, प्रैक्टिस। सारे लॉजिक आपके सामने से जाने चाहिए। ठीक है, क्या कर सकता है एग्जामिनर, ये ऐसे लिख सकते थे 4। क्या क्या लॉजिक बन सकता था, अगर 4 लिख दिया तो आपका लॉजिक बन जाता, अगर 4 लिख दिया जाता, देखिए कैट को लिख दिया जाता 4, आपसे पूछा जाता बताइए पुलिस के लिए क्या कोड होगा, तो इसमें कुछ काम हो सकते थे, 3, 1 एंड 20। आप एक तो ये देख सकते थे कि हम रैंक को सम करें अगर, तो 24 जाएगा। अब 24 से हमें 4 कैसे बना सकते हैं हम लोग, 6 का डिवाइड कर सकते हो। आपने सोचा कि हम 6 से अगर इसको डिवाइड कर दें तो 4 बन जाएगा। ठीक है, एक ये लॉजिक अप्लाई हो सकता है, जेन्युइन है, कोई बात नहीं। आपको एक वर्ड नहीं 2 वर्ड दिए जाएंगे, इसमें 2 लॉजिक लग रहे हैं, इसीलिए इस वर्ड को मैंने रखा हुआ है ताकि आपके दोनों लॉजिक में समझा सकूं। तो अगर पुलिस का हमारा सम हो रहा था 60, तो उसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। एक तो ये हो सकता था, अगर ऑप्शन में आपको 10 दिया होता तो आपका आंसर सही हो जाता। दूसरी बात क्या हो सकती थी वो भी सुन लीजिए, एक लॉजिक ये भी लग सकता था, एक लॉजिक ये भी बन सकता था कि मैं यहां पे देख पा रहा हूं कि इसमें कितने लेटर्स हैं, रीजनिंग है, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3, 3 लेटर है, 3 + 1 कितना हो जा रहा है, 4। मतलब जितने लेटर हैं उससे +1 कर दिया तो कितना हो गया, 4 हो गया। 6 लेटर हैं, +1 कर दिया, 7 हो गया। तो एक आंसर क्या बन जाता है, 7। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग की। जो ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन जो आया हुआ है ये बैंक क्लर्क एग्जामिनेशन में आया हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन रखा हुआ था। इसको देख लेते हैं कैसे करना है। मैंने आपसे बोला था इफ फॉर्मेट इज कोडेड एज TQH सॉरी मिस्टेक है, ये इसको लेके चल रहा है आपको, XEQ। इफ फॉर्मेट इज कोडेड एज XEQ, ये क्यों होगा, then in that code how will dinner be coded in that same code language। तो आपको सबसे पहले तो क्वेश्चन में आपको क्या दे दिया गया है, आपको दे दिया गया है कि किसी भी लॉजिक को लेके फॉर्मेट को कैसे कोड किया गया है, THTQHXEQ ऐसे कोड किया गया है। ठीक है, अब आपका पहला काम ये होगा कि जो फॉर्मेट को कोड किया गया है आपको ये बताना होगा कि इस किस लॉजिक को लेके कोड किया गया। अगर लॉजिक आपका फाइंड आउट हो गया तो आप बता पाओगे कि डिनर को कैसे कोड किया जाएगा। ठीक है, सेम लॉजिक आप अप्लाई डिनर पे कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, फॉर्मेट को इस कोड में लिखा गया है तो लॉजिक क्या है। लॉजिक निकालने के लिए सबसे पहले हमने देखा पोजिशन इंटरचेंज तो नहीं है, लेटर्स नहीं है, वही लेटर्स इसमें नहीं है सारे, तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, रैंक लिखनी पड़ेगी। फॉर्मेट में अगर हम रैंक लिखना शुरू करें तो एफ की रैंक क्या होती है, सबको पता है, एफ आता है ई के बाद, और ईज और टी में ई होता है 5, तो एफ हो जाता है 6। ठीक है, ओ की रैंक कितनी होती है, ईज और टी में ओ होता है 15, ई जे 5 10 15 ओ। आर होता है 18, कैसे, टी से 2 पहले आता है आर, टी 20 होता है तो आर कितना हो जाएगा 18। एम मैंने बताया था कि पहला ऐसा लेटर जो 3 की तरह दिखता है यानी कि 13, ए होता है 1, टी होता है 20। क्लियर, अब इसको भी जरा लिख लेते हैं। तो टी कितना है 20, क्यू कितना होता है, क्यू में मैंने बताया था कि 7 छुपा हुआ है, दूसरा ऐसा लेटर जिसमें 7 है तो वो क्या हो जाएगा 17। पहला लेटर कौन सा था जिसमें 7 था, जी। ठीक है, तो जी का कोड था 7। एच की अगर हम लोग बात कर लें तो एच हम देख पा रहे हैं कि 8 होता है, कैसे, ई से अगर हम चलेंगे तब ई एफ जी एच, ई होता है 5, 5 से 3 प्लस कर दोगे कितना हो जाएगा 8। एक्स कितना होता है 24, क्योंकि वाई हमारा ईज और टी में होता है 25, तो एक्स उसके एक पहले होता है, ये 24। ई कितना होता है, सबको पता है कि ईज और टी में ई 5 होता है,
Q कितना होता है 17, दूसरा ऐसा लेटर जिसमें 7 छुपा हुआ है। ये हमारी रैंकिंग लिख गई। अब हमें इस रैंकिंग से देखना होगा कि क्या क्या हम लोग लॉजिक लगा सकते हैं। सबसे पहले तो हमने देखा कि ये 6 है, ये 20 है, कोई लॉजिक हमारा समझ नहीं आया। 6 से फिर 17 है, तो ये वाला भी नहीं लॉजिक समझ में आया, ये सीधा भी नहीं जा रहा है। आगे बढ़े तो ये 8 है। क्या हम ऐसे लॉजिक, सबसे पहले हमने आपको बताया था, कुछ क्रॉस आपको बताए थे, ये क्रॉस कुछ इस तरीके से थे, याद आ जाएगा आपको भी। एक तो हमने ऐसे बताया था कि ऐसे भी जा सकता है, एक बताया था ऐसे जा सकता है, और एक मैंने कहा था सीधे डायरेक्टली कुछ प्लस माइनस हो रहा होगा। ये 3 लॉजिक आपने स्टार्टिंग में ही देखे थे। तो मेरे दिमाग में सबसे पहले तो आना चाहिए कि 6 ये है, तो एक तो 8 ये दिख रहा है, ठीक है, यहां पे हम जा सकते हैं। 6 से अगर +2 ऐड करेंगे तो 8, ठीक है। अगर मैं देखूं 6 से यहां पे 5 आ रहा है, तो क्या मैं F से यहां पे जा सकता हूं? कोई लॉजिक बनेगा ही नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, 6 से मैं जा सकता हूं कहां, 8 पे। वो क्या लॉजिक लगेगा, +2, ठीक है, यहां तक तो फॉलो हो रहा है। 15 से मैं 17 पे अगर आता हूं, +2 का लॉजिक लग रहा है। अब मुझे थोड़ा सा समझ आने लगा है कि हाँ, लॉजिक कहीं ना कहीं हमारा सही जा रहा है। ये +2 हुआ। ये देखिए 18 से फिर यहां पे 20 क्या हुआ, +2 हुआ। यही वाला लॉजिक बन रहा है। दिमाग में होने चाहिए कि या तो ये बनेगा या ये बनेगा, या फिर डायरेक्टली जा रहा होगा। तो आपने जैसे ही देखा कि 6 से यहां पे 8 2 प्लस हो रहा है, तो आपके दिमाग में बनना चाहिए कि ये वाला लॉजिक पहले लगा के देख लेते हैं। यहां पे इसमें +2 का लॉजिक लग रहा है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब वही सेम क्रॉस यहां पे चलेंगे, M से Q, 13 से 17, +2 तो नहीं हो रहा है। 13 से 17 कहां जा रहा है, +4 जा रहा है। चेक कर लो क्या इनमें भी +4 है, हाँ जी, 1 से 5 +4 जा रहा है, एंड 20 से 24 भी क्या जा रहा है, +4 जा रहा है, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ कि हमारा लॉजिक क्या बना। पहले वाले क्रॉस जो बन रहे हैं 3 लेटर्स के, उनमें +2 का लॉजिक जा रहा है, और दूसरे वाले जो 3 लेटर्स के, जो रिमेनिंग 3 लेटर्स हैं, उनका जो क्रॉस बन रहा है उसमें +4 जा रहा है। लॉजिक क्लियर हो गया, लॉजिक फाइंड आउट हो गया। तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, डिनर को निकाल सकते हैं। डिनर कैसे निकलेगा, जल्दी से देख लेते हैं। इसको हटाते हैं, डिनर को देख लेते हैं। चलिए, डिनर, अगर डिनर की हम लोग बात कर लें तो लॉजिक तो हमें पता चल गया है कि लॉजिक क्या लग रहा है। डी को हम लोग बोलते हैं 4, आई को हम लोग बोलते हैं 9, एन होता है हमारा एन होता है हमारा 14, और ई हमारा होता है 5, और आर होता है 18, ठीक है। इनकी तो हमने रैंकिंग लिख ली। चलिए अब हम लोग जरा इसको क्रॉस कर लेते हैं। क्रॉस में क्या बन रहा था, पहला वाला क्रॉस +2 जा रहा था, तो 4 से ये क्या हो जाएगा 6, 9 से ये कितना हो जाएगा 11, एंड 14 से ये कितना हो जाएगा 16। यहां तक क्लियर हो गया। इसमें जो लॉजिक बन रहा था क्रॉस वाला, उसमें जा रहा था +4 का लॉजिक, यानी n से अगर +4 करते हैं तो 14 + 4 कितना हो जाएगा 18, 5 से अगर +4 करते हैं तो 9, और 18 से अगर +4 करते हैं तो कितना बनेगा 22। बस अब जो नंबर्स लिखे हैं इनके लेटर्स लिख लीजिए। 16 किसको कहते हैं, 15 तो हमें पता है कि O होता है, तो 16 क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। क्लियर। आगे हम लोग बढ़े, ये रहा हमारा क्वेश्चन। डिनर, डिनर को हम लोग देखें तो 4, 9, और ये कितना था 14, 14, E था 5, एंड R था 18। हमने इनको क्रॉस करके लिखा था, तो +2 का क्रॉस बनाया था हमने। तो +2 अगर हम करते हैं, 14 और 2 कितना होता है 16, और 16 किसका कोड होता है, P का कोड होता है। 9 + 2 कितना होता है 11, और 11 किसका कोड होता है, K का होता है, क्योंकि 12 होता है L, तो 11 होगा किसका, K। D की बात कर ले तो 4 + 2 कितना होता है 6, तो 4 + 2 6, 6 किसका कोड होता है, F का कोड होता है। E 5 होता है, तो F कितना होता होगा 6। यहां पे 4 4 का लॉजिक लग रहा था, +4, तो n से अगर 4 करते हैं हम लोग तो 14 + 4 18 हो जाता है, और 18 किसका कोड होता है, R का। 18 किसका कोड होता है, R का। ये सब आपको याद हो जाएगा। E से अगर हम लोग +4 करते हैं तो 5 + 4 9, और 9 किसका कोड होता है, I का कोड होता है।
अगर 18 प्लस 4 हम लोग करते हैं 22, तो 22 किसका कोड होता है? हम लोग देख पा रहे हैं V का कोड होता है क्या? 22। तो हमारा जो आंसर बना वो क्या बना? PKFVIR, यानी कि पहला वाला आंसर आपका सही होगा। तो समझने वाली बात ये थी कि सबसे पहले तो हमें क्या निकालना था? जो वर्ड दे रखा था इनका लॉजिक निकालना था कि फॉर्मेट को ऐसे कैसे लिखा गया है। रैंक लिखा हमने और रैंक से हमने देख लिया कि कौन सा क्रॉस बन रहा है, ठीक है। फिर वही लॉजिक लगा के हमें क्या निकालना था? डिनर के लिए कोड निकालना था, जो हमने अभी सामने निकाला हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है ये भी आया हुआ है क्वेश्चन है क्लर्क में। यदि 6 के लिए कोड 2 है तथा 9 के लिए कोड 3 है तो 18 के लिए क्या कोड होगा? इफ 6 इज कोडेड एज 2, 9 इज कोडेड एज 3, देन व्हाट विल बी द कोड फॉर 18? चलिए आगे देखते हैं। हमने लिखा 6 इज कोडेड एज 2 और क्या लिखा हुआ है? 9 इज कोडेड एज 3। आपको निकालना है 18 कैसे कोड किया जाएगा। चलिए 18 के लिए कोड बताना है। मैंने आपसे क्या बोला था कि सबसे पहले तो आप ये देखा करो कि इनकी रैंक लिखते हैं। इनकी रैंक से हम लोग ये कैसे बना सकते हैं? जरा मुझे बताओ। एस का रैंक होता है 19, आई का 9 और फिर आगे एक्स और भी ज्यादा होता है। तो एक चीज मुझे समझ में आ रही है, ये 24 होता है कि इतने सारे बड़े बड़े नंबर्स को अगर हम ऐड करेंगे भी तो हमें एक बड़ा नंबर मिलेगा। और यहाँ पे तो क्या लिखा हुआ है? सिंपल 2 लिखा हुआ है। तो रैंकिंग से तो हम नहीं जा पा रहे हैं, वहां पे कुछ और लॉजिक लग रहा होगा। क्लियर हो रही है यहां से ये बात? अगर कुछ और लॉजिक लग रहा होगा तो फिर मैंने आपसे बोला था जरा अल्फाबेट की गिनती कर लिया करो कि नंबर ऑफ अल्फाबेट कितने हैं इसमें। तो मैंने देखा कि 6 में कितना है? 1 2 3। तो अगर मैं 3 माइनस 2 करके देखूं, 3 लेटर्स हैं, 3 माइनस 1 अगर मैं करूं तब हमारे पास क्या आएगा? 2 आएगा। तो देख लेते हैं, इसमें भी ऐसा ही चेक कर लेते हैं क्या इसमें भी ऐसा ही हो रहा है। तो मैंने देखा 1 2 3 4, 4 लेटर्स हैं। 4 में से अगर मैंने 1 माइनस किया तो क्या मुझे 3 मिल रहा है? हाँ जी बिल्कुल 3 मिल रहा है। तो फिर हमारा जो लॉजिक हो गया वो कंफर्म हो गया कि अगर इसमें भी वही लॉजिक है, इसमें भी वही लॉजिक है, तो डेफिनेट सी बात है कि इसमें भी क्या हो रहा होगा? वही लॉजिक लग रहा होगा। इसमें कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर्स हैं। तो 8 में से -1 करना पड़ेगा तो आंसर कितना बन जाएगा हमारा? 7। तो हमारे ऑप्शंस में हमें देखना पड़ेगा आंसर क्या आ रहा है? 7। ये क्लियर हो रहा है? लॉजिक क्लियर होने चाहिए तभी क्वेश्चंस बनते हैं आगे चलकर, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं लास्ट जो है और सबसे इंपॉर्टेंट पूरे कोडिंग डिकोडिंग का, ये वाला फॉर्मेट। इसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। इसको सेंटेंस सब्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, मशीन कोडिंग भी बोला जाता है, इसी को हम लोग चाइनीज कोडिंग भी बोलते हैं। ये आजकल ट्रेंड में चल रही है, एग्जामिनेशन में आता है, ठीक है। इसको समझिए, बहुत अच्छे से समझिएगा, फिर मैं इसकी एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक से और अच्छी तरीके से ये हो जाता है। क्वेश्चन किस तरीके से होगा? क्वेश्चन कुछ ऐसे लिखा होगा, बेस्ट वे टू विन इज कोडेड एज ADMIJANO, द वे टू हेल इज कोडेड एज दिस कोड, विन ऑफ द डे इज कोडेड एज BEKUZOMI, और आगे 2 सेल ऑफ नाइट को ऐसे कोड किया जा रहा है, ठीक है। उन्होंने लिख दिया है कि ये कोड किए गए। चलिए क्वेश्चन कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। ये लिखा हुआ है कि इसको कोड किया गया है ऐसे, इसको कोड किया गया है कुछ इस प्रकार, ये सारे कोड दिए गए। तो एक जो बेसिक तरीका इन क्वेश्चंस को करने का होता है वो सबसे पहले तो उसको देखते हैं, हम लोग समझते हैं। जो बेसिक तरीका होता है वो क्या कहता है कि जैसे इस सेंटेंस को ऐसे लिखा गया है, मैं देख पा रहा हूं इस सेंटेंस में 4 वर्ड हैं और 4 वर्ड के लिए 4 कोड लिखे हुए हैं। तो ये तो क्लियर हो गया कि हर एक वर्ड का एक कोड होगा कोई असाइन, लेकिन ये डेफिनेट नहीं है कि बेस्ट पहले नंबर पे लिखा हुआ है तो बेस्ट का कोड AD होगा, क्योंकि AD पहले नंबर पे नहीं, ये सफल करके लिखे हुए हैं। ये तो है कि बेस्ट का इनमें से कोई एक कोड होगा, लेकिन हमें पता नहीं है कि AD है वो MI है, J है या NO है, ये हमें नहीं पता है। हमें वो फाइंड आउट करना है कि भाई किसके लिए क्या कोड होगा, ठीक है। वही हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, इसमें 3 तरीके से हम लोग काम करते हैं। पहला होता है अलोन, अलोन। दूसरा होता है कॉमन
और तीसरा होता है डज नॉट एग्जिस्ट। 3 तरीके से काम होता है। तो सबसे पहले तो हमें देखना पड़ता है कॉमन क्या है। अब मैं देख पा रहा हूं, जरा बताइए, 2 मुझे इसमें दिख रहा है, 2 मुझे इस लाइन में दिख रहा है, 2 थर्ड में भी दिख रहा है, सॉरी 4th में भी दिख रहा है। तो 3 लाइन में हमारे पास क्या कॉमन है? 2 कॉमन है। क्लियर? तो 2 अगर 3 लाइन में हमें कॉमन दिख रहा है, तो जो इन 3 लाइन का, 3 सेंटेंस के जो कोड लिखे हुए हैं उनमें 2 कहीं ना कहीं होगा। इसमें भी 2 का कोड है, इसमें भी 2 का कोड कहीं छुपा हुआ है, इसमें भी 2 का कोड कहीं छुपा हुआ है। क्लियर हो रहा है बात? तो जब 2 का कोड इन तीनों लाइन में छुपा हुआ है, तो हम देख लें जरा कि ऐसा कौन सा कोड है जो इन 3 लाइन में कॉमन है। तो मैं देख पा रहा हूं कि इन 3 लाइन में जो हमें कॉमन कोड दिखाई दे रहा है वो क्या दिख रहा है? पहली लाइन में AD है, दूसरी में भी AD है, तीसरी में AD नहीं है। MI की बात करें तो MI दूसरी लाइन में नहीं है, लेकिन हाँ JA मुझे दिख रहा है, पहली में भी है, दूसरे में भी है और तीसरे लाइन में भी है। तो हमें यहां से क्लियर हो गया कि 2 के लिए कोड क्या है? JA। ठीक है। अब मैं बात कर लूं वे, तो वे मुझे दिख रहा है कि पहली लाइन में है और दूसरी लाइन में है। ये कॉमन की बात कर रहा हूं, ये कॉमन है। वे पहली लाइन में दिख रहा है और दूसरी लाइन में दिख रहा है। क्या और कुछ कॉमन दिख रहा है इन दोनों लाइन में? 2 है, तो 2 तो हमने फाइंड आउट कर लिया क्योंकि वो 3 में कॉमन था। वे केवल अकेला कॉमन है। तो ऐसा कोई कोड जो इन दोनों लाइन में कॉमन हो अकेला, तो मुझे दिख रहा है कि हाँ भाई AD कॉमन है इसमें और इसमें। तो वे के लिए कोड क्या हो गया? AD। अब बात कर लेते हैं और क्या बचता है? विन। तो विन किसी में है? हाँ जी, विन थर्ड लाइन में है। और कुछ कॉमन तो नहीं है? नहीं है। तो विन अगर थर्ड लाइन में है और फर्स्ट लाइन में है, तो इनका कोड जो होगा वो फर्स्ट और थर्ड में होगा। तो विन का कोड फर्स्ट और थर्ड में होगा, तो हमारे पास 2 ही कोड बचे, MI NO। तो यहां देखिए जरा कौन है? MI। तो कोड क्या हो जाएगा? MI। किसके लिए ये कोड हो जाएगा? विन के लिए। अब मैं देख पा रहा हूं पहली वाली लाइन में 3 असाइन हो चुके हैं, तो जो चौथा बचा होगा वो किसका हो जाएगा? डेफिनेट सी बात है, बेस्ट का हो जाएगा। चौथा कौन बचा है? NO। तो NO किसका हो जाएगा? बेस्ट का। ठीक है। तो ये तो एक तरीका होता है। अब हम लोग इसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसमें 2 असाइन हो चुके हैं, बचा है केवल दा। तो दा इसमें है और इसमें है, इन दोनों में हमने कॉमन फाइंड आउट किया। तो दा इन दोनों में कॉमन जब हम देखते हैं तो क्या मिल रहा है मुझे? इस तरीके से हम लोग आगे निकालते चले जाएंगे। ठीक है। ये तरीका ओल्ड मेथड है, बेसिक मेथड है। हम आपको एक नया तरीका इसका बताना चाहते हैं, उस तरीका को जरा देख लेते हैं। ठीक है। एक ऐसा तरीका है ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि ऑनलाइन एग्जामिनेशन में क्या होगा कि आपके पास पेपर वर्क नहीं होगा कि आप उसमें कॉमन लिख पाओ। आपको डायरेक्टली देख के करने में परेशानी हो सकती है अगर बड़ा क्वेश्चन होगा। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है? सेंटेंस को लिखना है। जल्दी से देखिए, फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है बेस्ट वे टू विन, यही लिखा हुआ है। तो हम फर्स्ट लाइन को एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है। फर्स्ट लाइन हमने एज इट इज लिखा। सेकंड लाइन में आते हैं। सेकंड लाइन में हमें देखना है कि क्या है? द वे टू हेल। अब मुझे जरा बताओ, पहली लाइन में कुछ ऐसा है, दा दिख रहा है? दा तो हमें नहीं दिख रहा है पहली लाइन में, तो हमने दा को अलग से ऐसे ही लिख दिया। वे हमें कहीं दिख रहा है पहली लाइन में? हाँ जी, तो वे को हमने कॉमन कर दिया। आगे क्या है? टू। तो टू भी हमारे पास पहली लाइन में है, तो इसको भी कॉमन कर दिया। अब बच क्या गया? हेल। हेल नहीं है, तो हेल को हमने ऐसे ही लिख दिया। ठीक है। आगे फिर बढ़े, तीसरी लाइन में पहुंचे। तीसरा लाइन कह रहा है विन ऑफ द डे। विन कहीं दिख रहा है? हाँ जी, तो विन को हमने तीसरी लाइन में लिख दिया कि तीसरी लाइन में है विन यहां पे। विन ऑफ द डे, ऑफ कहीं दिख रहा है? ऑफ हमें कहीं नहीं दिख रहा है, तो हमने उसको ऐसे ही लिख दिया अलग। दा कहीं दिख रहा है? हाँ, दा हमें दिख रहा है, ये रहा, थर्ड लाइन में लिख दिया। डे, डे हमें कहीं नहीं दिख रहा है, तो हमने उसको ऐसे ही लिख दिया। फोर्थ लाइन में आए, टू सेल ऑफ नाइट। टू सेल ऑफ नाइट, टू कहीं है? तो हाँ जी, टू के नीचे हमने फिर कॉमा कर दिया चौथे वाले में। सेल कहीं दिख रहा है? सेल हमें कहीं नहीं दिख रहा है, तो उसको हमने अलग लिख लिया। नाइट भी हमें कहीं नहीं दिख रहा है, उसको भी हमने अलग लिख लिया। ऑफ कहां दिख रहा है मुझे? ऑफ यहां पे दिख रहा है, तो इसके नीचे हमने कॉमा कर दिया। ये कहानी खत्म। बस जैसे ही आपने स्क्रीन पे क्वेश्चन देखा, सेंटेंस लिखना जल्दी से शुरू कर दो। सेकंड्स का काम होता है, सेंटेंस लिखा, कॉमा लगाते हुए चलेगा। एक बार फिर से समझना मैंने कैसे लिखा। पहली लाइन को एज इट इज लिखना,
बेस्ट वे टू विन। फिर से मैं नोट डाउन कर देता हूं ताकि आप देख पाओ कि तरीका क्या है। फिर से एक बार नोट डाउन कर लो। तरीका क्या है देखिए, बेस्ट वे टू विन, हमने लिखा बेस्ट वे टू विन, बेस्ट वे टू विन। दूसरी लाइन में आए, दूसरी लाइन क्या कह रही है, द वे टू हेल। दा हमारे पास कहीं है नहीं दिख रहा है, तो दा को हम अलग लिख लेंगे दूसरी लाइन में। वे कहीं दिख रहा है, हाँ वे तो है, तो वे के नीचे हमने कॉमा लगा दिया। टू कहीं दिख रहा है तो टू भी है, द वे टू हेल। हेल कहीं नहीं है तो हेल को हमने एज इट इज लिख दिया। तीसरी लाइन में आए, तीसरे सेंटेंस में, विन ऑफ द डे। विन कहीं दिख रहा है, हाँ जी, तो विन के नीचे हमने कॉमा लगा लिया। ऑफ कहीं दिख रहा है, तो ऑफ तो कहीं नहीं है तो हमने लिख लिया ऑफ। दा हमें यहां दिख रहा है, डे कहीं नहीं है तो डे को हमने लिख लिया यहां। बहुत अच्छा ट्रिक है, अगर इस पे कमांड हो गया तो ये खत्म है। अगला, टू सेल ऑफ नाइट। टू के नीचे कॉमा लगा लिया, सेल कहीं नहीं है तो हमने अलग लिख लिया, नाइट कहीं नहीं है अलग लिख लिया, ऑफ हमारे पास यहां है। सब कुछ खत्म हो गया 4 लाइन में। अब ऐसा ही काम किसके लिए करना है आपको, कोड के लिए करना है। जरा देखिए, कोड के लिए अगर हम लोग यही काम करते हैं, ADMI पहली लाइन एज इट इज लिखनी है, ADMI JANO पहली लाइन सेम लिखनी है आपको। बस दूसरी लाइन में क्या देखना है, कॉमन क्या क्या है, KU इसमें नहीं है तो अलग लिख लिया, JA इसमें है, IG इसमें नहीं है तो IG को अलग लिख लिया, AD इसमें है। दूसरी लाइन क्लियर हो गई। आगे बढ़े, BEKUZOMI, तो BEKU तो है, BE नहीं है तो BE को हमने आगे लिख लिया। उसके बाद क्या है, ZO भी कहीं नहीं दिख रहा है तो ZO को भी हमने आगे लिख लिया। और MI हमें दिख रहा है तो उसके नीचे हमने इन्वर्टेड कॉमा कर दिया। अगला लाइन, BELIYAJA, JA तो है, LI नहीं है तो LI को हमने अलग लिख दिया, YA भी नहीं है उसको भी हमने अलग लिख दिया। और क्या बचा, BELIJA, तो BE कहीं दिख रहा है, हाँ जी BE यहां पे दिख रहा है मुझे, BE को कॉमन कर दिया। बस इसमें जितना टाइम आपको लग जाए, अगर 5 क्वेश्चन का बंच है तो इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा नहीं लगेगा, तो 3 मिनट या 2 मिनट लगेगा ऐसे लिखने में। पहली लाइन एज इट इज, उसके बाद जो जो कॉमन उनके नीचे कॉमा लगाते जाओ, बाकी सबको अलग खिसका करके लिखते जाइए। अब क्या करना है, सबके कोड निकल के सामने आ गए। कैसे, बेस्ट पहली लाइन में अकेला है, बाकी किसी लाइन में नहीं है। बेस्ट केवल पहली लाइन में है, बाकी किसी लाइन में नहीं है। तो मैं देख पा रहा हूं कि बेस्ट अगर पहली लाइन में है बाकी किसी लाइन में नहीं है, तो इनमें ऐसा कौन सा कोड है जो केवल पहली लाइन में है और बाकी किसी लाइन में नहीं है। ऐसा कौन सा ऐसा कोड है जो केवल पहली लाइन में है और किसी में नहीं है। AD दूसरी में भी है, MI तीसरी में भी है, JA तो 3 लाइन में है, केवल NO ऐसा कोड है जो किसी भी लाइन में नहीं है। तो हम क्या कर देंगे, बेस्ट के लिए जो कोड होगा वो क्या हो जाएगा, NO। वे पहली लाइन में है और दूसरी लाइन में है, तो ऐसा कौन सा कोड है जो केवल पहली और दूसरी लाइन में है, तो मैं देख पा रहा हूं वो कौन है, AD है। केवल पहली और दूसरी लाइन में है, बाकी सब खाली है उसका स्पेस। तो इसके लिए कोड क्या हो गया, AD। 2 की बात कर लें तो 2 पहली लाइन में है, दूसरी लाइन में है और चौथी लाइन में है। ऐसा कोई जो पहली दूसरी और चौथी में हो, पहली दूसरी और चौथी लाइन में है, JA, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, JA। विन की बात कर लें तो पहली लाइन में है, तीसरी लाइन में है, तो ऐसा कोई जो पहली लाइन में है और तीसरी लाइन में है, MI, तो विन का कोड हो गया MI। अब बात कर लेते हैं दा की बात, तो दा दूसरी और तीसरी लाइन में है, तो दूसरी और तीसरी लाइन में हमें केवल यही दिख रहा है, KU, तो दा हो गया KU। हेल की हम लोग बात कर लें तो केवल दूसरी लाइन में अकेला है। ऐसा कोई कोड जो केवल दूसरी लाइन में अकेला है, हाँ देखो ये दूसरी लाइन में अकेला है, ठीक है, IG। ऑफ की बात करें तो तीसरी लाइन में है और चौथी लाइन में, तो ऐसा कोई जो तीसरी लाइन में और चौथी लाइन में हो, BE, ये रहा, तो ऑफ का कोड हो गया BE। डे केवल तीसरी लाइन में है, चौथी लाइन में नहीं है, तो डे अगर तीसरी लाइन में है, चौथी में नहीं है, तो वो कौन है, ZO, तो डे हो गया ZO। अब बात कर ले सेल और नाइट की, तो सेल और नाइट एक ही लाइन में है, बाकी किसी लाइन में नहीं है। YA और LI एक ही लाइन में है, बाकी किसी लाइन में नहीं है, तो ये डेफिनेट हो गया कि सेल के लिए या तो YA कोड होगा या फिर कौन होगा, LI कोड होगा। नाइट के लिए या तो YA कोड होगा या फिर क्या कोड होगा, LI कोड होगा, ठीक है। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है इन टाइप के क्वेश्चंस को
सॉल्व करने के लिए, और बाकी हम लोग आगे और भी अच्छे से इनको कुछ डिस्कस करेंगे कि बड़े बड़े क्वेश्चंस को भी कैसे हम लोग बहुत जल्दी और बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कंपैरिजन वाला जो मेथड है, कंपैरिजन वाला मेथड ऑफलाइन मेथड के लिए ठीक है, लेकिन बैंकिंग के एग्जामिनेशन में जब आप स्क्रीन पे बैठे होगे तो आप उसमें लिख नहीं सकते हो, या तो सारे सेंटेंस आप लिखोगे या फिर सारे कोड को आप लिखोगे। तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, पहला बस लाइन लिखना है, बाकी कॉमास लगाते जाने हैं। सारे कोड में भी पहली लाइन लिखनी है कोड की, बाकी कॉमास लगाते जाने हैं, और इन दोनों को उठा के क्या कर देना है, कंपैरिजन। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए बताओ बेस्ट के लिए कोड क्या होगा, तो आपके पास आंसर है NO। अगर आपसे पूछा जाए बताओ नाइट के लिए क्या कोड होगा, तो आप कह दोगे कि आइदर YA और LI, या तो YA कोड होगा इसके लिए या फिर क्या होगा, LI कोड होगा। क्लियर हो रही है यहां तक बात? तो ये एक अच्छा मेथड है, अच्छी ट्रिक है, बाकी हम लोग फिर और डिस्कस करेंगे जब हमारे सेशंस होंगे। तो स्टूडेंट्स, इस पूरे सेशन का जो हमारा कंप्लीशन हुआ है, इसमें हमने कई चीजें देखी कि कैसे तैयारी करनी है, अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, सिलेबस क्या है रीजनिंग का, रीजनिंग को कैसे प्रिपेयर करना है, और एक छोटा सा टॉपिक देखा कोडिंग डिकोडिंग का, कि कोडिंग डिकोडिंग को हमें कैसे उसमें जाना है। इस बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ये तो छोटी छोटी ट्रिक्स थी। हाँ, ये मशीन कोडिंग जरूर सारे एग्जाम्स में आ रहा है। चलिए, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, आगे मिलते हैं। थैंक यू।